किसी ने एक शहर से फोन किया था, कितने लोग जानना चाहते हैं मेरे को इसमें फंसाया कैसे गया? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, इस बिजनेस में फंसने का पहले डर बता दे। ये बिजनेस, इस बिजनेस में फंसने का डर बता दूं, क्योंकि एक बात बताओ, लोग आपको फंसाने के लिए लाए हैं, लेकिन हम एक दावा से यहाँ तक आपको बचाने के लिए आए। किसी भी कीमत पर आपको फंसने नहीं देंगे, क्योंकि इस बिजनेस में फंसने का डर क्या होता है ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप भी जानना चाहते हो? बता दूं, देखो इस बिजनेस में फंसने का पहला डर, आज से 41 महीने पहले मैं अपने घर में साढ़े 11 महीने घर और कॉलेज के बीच में रहता था। कॉलेज और घर साढ़े 11 महीने बीत जाते थे साल के, और 10-15 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है। लेकिन इस बिजनेस में फंसने के बाद पहला डर है, आज साढ़े 11 महीने से घर नहीं जा पाया। इस बिजनेस में फंसने का पहला डर है। दूसरा भी बता दें क्या जी? इस बिजनेस में फंसने का दूसरा भी डर है, आज से 41 महीने पहले जिन शहरों के नाम किताबों में पढ़े थे, जिन शहरों के नाम लोगों के मुंह से सुने थे, जिन सुना करते थे गोवा बहुत अच्छा स्टेट है, सुनते थे दार्जिलिंग भी देखना चाहिए, सुनते थे जयपुर भी जाने लायक है, लेकिन आज दूसरा डर है, इन सारे शहरों में जाने का मौका मिला, इन सारे शहरों में घूमने का मौका मिला, ये दूसरा डर है। इस बिजनेस में फंसने का एक और डर है, बता दें क्या जी? आज से 41 महीने पहले मेरे डैडी मेरे को पर मंथ 5,000 रुपए देते थे पॉकेट खर्चा के लिए। काफी होते हैं ना जी स्टूडेंट के लिए? काफी होते थे, 5,000 रुपए महीने में देते थे। लेकिन इस बिजनेस में फंसने का डर है, आज मेरे डैडी मेरे को 5,000 महीने में नहीं देते, लेकिन आज ये हर महीने पल्सर खरीदने की इनकम देता है। इस बिजनेस ने एक और दर्द दिया है, बता दें जी? जानना चाहते हैं? भगवान न करे ये दर्द दुश्मन को भी मिले। बता दूं, इस बिजनेस ने जो सबसे बड़ा दर्द दिया है वो सिर्फ इतना है कि आज से 41 महीने पहले मेरे शहर के लोग मेरे डैडी के नाम से मेरे को जानते थे, आज हिंदुस्तान के लोग मेरे नाम से मेरे डैडी को जानते हैं। इतने सारे दर्द देता है आरसीएम, करना चाहिए जी? नहीं करना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बताएंगे तो बहुत सारे लोगों के हार्ट अटैक हो जाएंगे। सुनना चाहेंगे जी? बहुत सारे। लेकिन एक बात बताएं, सबसे पहले ये बता दें हमको किसने फंसाया था, कैसे फंसाया? क्योंकि देखो हर किसी को इस बिजनेस में फंसाया गया है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। और मेरे को जिस इंसान ने फंसाया था वो यूपी के फर्स्ट टेक्निकल अचीवर डॉक्टर घनश्याम यादव जी। आज से 41 महीने पहले एक इंसान मेरे को फोन करता है और बोलता है, एक बात बता, क्या तू रायबरेली आ सकता है? यूपी का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, सुने ना? मेरे को रायबरेली बोलता है आ सकता है, मैंने कहा मेरे को नहीं आना। बोला नहीं आएगा तो मजा आ जाएगा, मैंने कहा मेरे को कोई भी मजा नहीं लेना। बोला बिजनेस के बारे में बताएंगे, मैंने कहा मेरे डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, उसको ही हम करना चाहेंगे तो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन वो मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि मैं अपने शहर इटावा से 350 किलोमीटर दूर रायबरेली जाता हूँ। और जब मैं रायबरेली जाता हूँ, रात को 8:30 बजे उनके घर में पहुंचा, 9:30 बजे दो लोग मेरे को मिलके प्लान निकालते हैं, रात को 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। कितने घंटे जी? 2 घंटे। और 2 घंटे प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं क्यों जी समझ में आया? मैंने कहा हाँ जी सब कुछ समझ में आ गया। सिर्फ एक ही खतरा था, मैंने सोचा अगर ना दिया तो 2 घंटे
जरूरत नहीं। सही है ना? मैंने भी तुरंत बोला, सब कुछ समझ में आ गया। सुबह होती है, बोलते चलो आपको पिकअप सेंटर लेकर चलते हैं। दोनों लोग मेरे को पिकअप सेंटर पर ले जाते हैं और जब पिकअप सेंटर पर जाता हूँ तो पिकअप सेंटर के गेट पे जैसे ही पहुंचा, पिकअप सेंटर को देख के हालत खराब हो गई। इतनी जर्जर अवस्था में पिकअप सेंटर, उससे ऐसी पान की दुकान होती है। मेरे को दिमाग में एक ही बात आई, रात को तो बड़ी बड़ी हंस रहा था, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा टर्नओवर है, ये है वो है, अरे जिसके पिकअप सेंटर का ये हाल है उस कंपनी का क्या हाल होगा। लेकिन साहब दो लोगों के बीच में फंसे थे ना। अंदर जाते हैं, बोरे में से किट निकालता है, किससे निकालता है जी? बोरे में से दूध जाता है, मेरे को देता है, बोलता है इसमें 3 पेंट का कपड़ा है, 3 शर्ट का कपड़ा है, 1 गरम सूट का कपड़ा है और तेरे को 2990 देना है। कितना देना है जी? ये भी नहीं पूछता पॉकेट में है कि नहीं है, बस देना है। मेरे को 100% लग रहा था, 350 किलोमीटर दूर बुला के ठगा है, नटवर लाल का भी चाचा है। लेकिन मैंने उसको 2990 दिया, उस बैग को लेकर अपने घर पे आया, अलमारी में बंद करके रख दिया। सिर्फ एक ही बात सोची, अगर डैडी ने देख लिया तो बोलेंगे तुम फालतू के बहुत खर्चे करते हो। बात समझ में आ रही है जी? 100% आ रही है? चाटूंगा नहीं, अगर नहीं आ रही है तो बोल दो। आ रही है ना जी? मैंने उसको अलमारी में रख दिया और मैं 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने में भूल गया कि मैं किसी आरसीएम को जानता हूँ। मैंने आरसीएम का कपड़ा लिया है, मैंने आरसीएम का कपड़ा कोई लिया है, किसी को पैसे भी दिए हैं, लेकिन 9 महीने बाद उसी इंसान का फिर फोन आता है। बात समझ में आ रही है? एक बात कहते हैं, बुरे दिनों को जितनी जल्दी भुला दो उतनी अच्छा। तो मैं भी 9 महीने तक भूल गया, लेकिन उस इंसान का फिर से फोन आता है और मेरे को बोलता है, यार एक बात बता, क्या फैजाबाद आ सकता है? मैं बोला क्यों? पहले आया था तो आरसीएम में फंसाया था, किस में फंसाना है? बोला नहीं यार, आरसीएम के बारे में डिटेल में बताना है। मैंने कहा जब शॉर्ट में बताया था तो 2990 लिया था, डिटेल में कितना लेगा? बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा डिटेल में कितना लेगा? बोला नहीं यार, तुम समझते नहीं हो। हिंदुस्तान के पहले डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर डीसी छाबड़ा जी, जिनको हिंदुस्तान भास्कर छाबड़ा जी के नाम से जानते हैं, भास्कर छाबड़ा जी आए और मैं चाहता हूँ, उन्होंने लोगों की तकदीरें बदल दी है। मैं चाहता हूँ तुम उनके प्रोग्राम को देखो। मैंने कहा एक बात बता, एक इंसान दूसरे इंसान की तकदीर बदल ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो एक डॉक्टर का बेटा कैंसर से नहीं मरता, एक पुलिस वाले का बेटा अपराधी नहीं बनता, एक डीएम का बेटा चपरासी नहीं बनता और एक प्रिंसिपल का बेटा अनपढ़ नहीं रहता। एक इंसान दूसरे इंसान की तकदीर नहीं बदल सकता। उसने मेरे को एक बात बोली थी कि ये सच है, एक इंसान दूसरे इंसान की तकदीर नहीं बदल सकता, लेकिन एक ही सच है, एक इंसान दूसरे इंसान को तकदीर बदलने की तकदीर जरूर बता सकता है। मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पिछली बार जितना खर्चा हुआ था वो भी दे दूंगा, इस बार भी आने जाने का सारा पैसा दे दूंगा, जितना भी खर्चा होगा सब दे दूंगा, बस तेरे को आना है। मैं उनके शहर फैजाबाद में पहुंचता हूँ और जब उस प्रोग्राम हॉल के गेट पे पहुंचता हूँ तो साथ एक इंसान खड़ा रहता है। इधर भी खड़ा होगा ना जी, उधर भी खड़ा रहता है और एक टिकट हाथ में देता है और बोलता है 50 का नोट निकालो। मेरे को एक ही बात समझ में आई कि पिछली बार देखने सुनने का पैसा नहीं लगा था, अब की तो गेट से शुरू हो गए। अंदर क्या होगा? 100% समझ में आ रही है? 100%। सोचो आपको 100% समझ में आ रही है, मेरे को खाली 3 बात समझ में आई।
हो, सोचने वाली बात है। और 3 घंटे में सिर्फ 3 बात समझ में आई थी। बता दूं क्या बात समझ में आई थी? पहले घंटे में मेरे को पहली बात समझ में आई थी, छावड़ा साहब बोल रहे थे कि 17 से 18 लाख लोग आरसीएम का कपड़ा पहन चुके हैं, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, और जब तक 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा नहीं पहना दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे को पहली बात समझ में आई, मेरे को पहली बात समझ में आई, 18 लाख लोगों को फंसा चुके हैं, 1 करोड़ को फंसाने की तैयारी है। लेकिन दूसरे घंटे में छावड़ा साहब बोल रहे थे, उनके बोलने का तरीका अच्छा लग रहा था, उनके बात करने का स्टाइल अच्छा लग रहा था, उनके समझाने का तरीका अच्छा लग रहा था। और दूसरे घंटे में दूसरी बात मेरे को समझ में आती है, अरे ये तो खाली 1 करोड़ फंसा पाएंगे, अगर इनके जैसा बोलना मेरे को आ जाएगा, मैं 8-10 करोड़ फंसा दूंगा। लेकिन फिर आखिरी घंटे में जो बात मेरे को समझ में आई थी, उसने मेरी सोच को बदल दिया, मेरी जिंदगी को बदल दिया, मुझे फर्ज से अर्थ तक पहुंचा दिया। आखिरी बात भी बता दूं क्या जानना चाहते हैं? आखिरी में मेरे को सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि अगर मैं आरसीएम नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अगर मेरे को आरसीएम से रॉयल्टी चेक नहीं आ सकता तो हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं आ सकता। 3 घंटे के प्रोग्राम के बाद होटल में छावड़ा साहब से मुलाकात होती है, उनसे बहुत सारी बातें होती है, और उनसे मिलने के बाद मैं वापस अपने शहर में आता हूँ। एक कागज पे मैंने 100 लोगों के नाम लिखे थे। कितने के जी? 100 लोगों के नाम लिखे थे, और 1 महीने के अंदर 100 लोगों को प्लान दिखाया था। कितनों को जी? 100 को। और मेरे को एक ही आंसर मिला था, बता दूं? मेरे को सिर्फ एक ही आंसर मिला था, नो, मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं करना, तू फंस गया, मेरे को मत फंसा, मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। उल्लू समझ रखा है क्या? मेरे को ये आंसर मिले थे, और मैं सच कहता हूँ, अगर 10-20 लोग मना कर दे तो क्या होगा जी? क्या होता है जी? हौसला पर अच्छे छोटी हवा निकल जाती है जी। 100 लोगों ने मना कर दिया, मेरी भी सारी की सारी निकल गई। मैंने तुरंत अपने क्लाइंट को फोन किया, मैंने कहा सर एक बात बताओ, पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक महिला, बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा दूसरा कोई फंसता ही नहीं है। बोले बात तो बताओ क्या हुआ? मैंने कहा ये पूछो क्या नहीं हुआ। जो लोगों ने कभी नहीं कहा था वो आरसीएम में आने के बाद कहा। बात समझ नहीं आ रही है ना? बोले नहीं ना, डिटेल में बताओ। मैंने उनको डिटेल में सारी बात बताई, और मैं आज भी थैंक्स बोलता हूँ ग्रेट अपलाइन मिस्टर घनश्याम यादव जी का, जिन्होंने मेरे को, उन्होंने मोबाइल पे मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी, और मोबाइल पे जो मेरे को स्टोरी सुनाई थी, मैं सच कहता हूँ, उस स्टोरी ने मेरे अंदर जो उत्साह भरा था, जो ताकत भरी थी, उस स्टोरी को आज भी जब कभी मैं निराश हो जाता हूँ, जब कभी मैं हताश हो जाता हूँ, उस स्टोरी को एक बार याद कर लेता हूँ, और मैं सच कहता हूँ, उसके बाद जब खंबा भी सामने आ जाता है तो उसको भी आरसीएम समझ में आ जाता है। सुना दो स्टोरी, जानना चाहिए? मेरे को सर ने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक मूर्तिकार था, उसको एक छोटी सी मूर्ति बनाने के लिए छोटे से पत्थर के टुकड़े की जरूरत थी। वो एक बड़े से पत्थर के पास जाता है, और उस पत्थर पे 100 बार हथौड़ी से चोट करता है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा नहीं टूटता। वो हताश हो जाता है, निराश होकर घर वापस चला आता है। एक दूसरा शिल्पकार उसी पत्थर के पास जाता है, और जैसे हथौड़ी से चोट करता है, पत्थर का टुकड़ा टूटकर बाहर आ जाता है। बात ये नहीं थी कि पहले शिल्पकार के हाथों में ताकत नहीं थी, बात ये भी नहीं थी कि पहले शिल्पकार 100 बार हथौड़ी से चोट करता है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा नहीं टूटता। वो हताश हो जाता है,
निराश होकर घर वापस चला आता है। एक दूसरा शिल्पकार उसी पत्थर के पास जाता है और जैसे ही हथौड़ी से चोट करता है, पत्थर का टुकड़ा टूटकर बाहर आ जाता है। बात ये नहीं थी कि पहले शिल्पकार के हाथों में ताकत नहीं थी, बात ये भी नहीं थी कि पहले शिल्पकार के हथौड़ी में पावर नहीं थी, बात ये भी नहीं थी कि पहले शिल्पकार का इरादा मजबूत नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो पत्थर 100 चोटें सह चुका था, बस एक की जरूरत थी। मेरे को सर स्टोरी सुनाते हैं। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया। मैंने कहा यार एक बात बता, मेरे को तेरे से मिलना है। बोला टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं यार मैं मिलना ही चाहता हूँ। बोला यार जब टाइम ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे। मैंने कहा एक साल में 365 दिन होते हैं जी, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मेरे को तेरे से सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलना है। कितना जी? 1 घंटे के लिए मिलना है। बोला यार मैं टाइम निकाल ही नहीं पाता हूँ। मैंने कहा मैंने रतन टाटा का इंटरव्यू पढ़ा था, उनके इंटरव्यू में एक बात थी, उन्होंने कहा था कि महीने में 2-4 दिन का टाइम मैं भी निकाल सकता हूँ, महीने में 2-4 दिन के टाइम मेरे पास भी होता है, मैं भी कुछ नया कुछ रचनात्मक काम कर सकता हूँ। अरे सोचने वाली बात है, इस देश के उद्योगपति के पास महीने में 2-4 दिन का टाइम हो सकता है, लेकिन इस देश के रोडपति के पास 1 घंटे का टाइम नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना। बोला ठीक है मैं तेरे से 1 घंटे के लिए मिल सकता हूँ। एक बात बता, रात को 10 बजे मेरे घर आ सकता है क्या? सोचने वाली बात है। मैं चंबल घाटी का रहने वाला हूँ। कितने लोगों ने नाम सुना है जी? चंबल घाटी का बहुत सारे लोगों ने सुना है। तो मैं चंबल घाटी का रहने वाला हूँ। रात को 9 बजे के बाद लोग अपने घर का गेट नहीं खोलते, भले ही मेहमान आ जाए। और वो मेरे को बोलता है रात को 10 बजे मेरे घर आ सकता है क्या? उसके घर से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। मैंने मन में एक ही बात सोची, तेरे को फंसाना है, 10 बजे क्या रात को 12 बजे भी आ जाऊंगा। रात के 10 बजे मैं उसके घर पे जाता हूँ। उसकी पूरी फैमिली को बिठा के मैंने आरसीएम का प्लान दिखाया, प्रोजेक्ट को बताया, प्रोजेक्ट को दिखाया, जो भी मेरे को आता था उतना मैंने उसको बताया। और सब कुछ जानने के बाद मेरे से बोलता है यार वो सब तो ठीक है, लोगों के पास रॉयल्टी आ गई होगी, लोगों के पास टेक्निकल भी आ गया होगा, लेकिन एक बात बता, अगर कंपनी भाग गई तो? बात समझ में आ रही है जी? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? सारे लोगों को आ रही है जी? बोला अगर कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा यार नहीं भागेगी। बोला नहीं मान ले भाग गई तो? मैंने कहा क्यों मान ले? बोला बस यूं ही मान ले, यूं ही मान ले भाग गई तो। मैंने कहा एक बात बता, आप एक शोरूम में जाते हो, एक साइड पसंद आती है, कीमत 500 होती है, आप 500 रुपए देते हो, साइड को लेकर शोरूम से बाहर आ जाते हो। शोरूम वाला अपने शोरूम में ताला डाल देता है, बोलता है आज के बाद अपना शोरूम कभी नहीं खोलूंगा, आज के बाद अपना शोरूम कभी नहीं खोलूंगा। आपका कुछ जाता है क्या? कुछ जाएगा? देखो यस या नो बोलते हो। अगर देखो एक मैं आपको बात बताऊं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुंडी ऐसे हिला रहे हैं, समझ में आ रही है इधर, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ में आ रही है नो, बहुत सारे लोग पता ही नहीं चल रहा है यस है कि नो है। यार बीच वाले का उपयोग ऊपर वाला नहीं ढूंढ पाया, हम अब क्या ढूंढेंगे? और 5 किलो का मत हिलाओ यार, 2 ग्राम का हिलाने से काम चल सकता है। 2 ग्राम की है ना मुंह में, है कि नहीं है? तो उसको हिलाते रहो, नहीं तो मान लो आप भी चलो 5 किलो का हिलाओ, हम भी हिलाए, दोनों लोग हिलाते देखे मजा आता है कि नहीं? हिलाओ हिलाओ, आएगा जी? अभी सोच रहे होगे कि हम क्यों हिलाए, 30 लेकर अंदर आए, ठीक है ना? हम भी 30 देकर अंदर आए और आप ज्यादा से
कपड़े पहन रहे हैं, हाथ उठाएंगे जी। कोई बचपन से पहन रहा है तो हाथ नहीं उठाने का, बचपन से पहन रहे हैं जी सारे लोग। कोई बचपन में पहनना तो नहीं शुरू किया, सारे लोग बचपन से कपड़े पहन रहे हैं। एक बात ईमानदारी से बताओ, एक बात बताएंगे, थोड़ा खड़े होंगे भैया, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक बात बताओ, ये कपड़ा सिलवाने के लिए जमीन बेची थी? नहीं बेची? पक्का याद है ना? पक्का है? बैठ जाओ। अच्छा आप थोड़ा खड़े होंगे, लेके क्यों सदी बैठ जाइए, खड़े होंगे थोड़ा। ये कपड़े पहनते हो, उधार मांग के लाए हो जी? उधार तो नहीं मांगा ना, लोन लिया था बैंक में इस कपड़े को पहनने के लिए? लोन भी नहीं लिया, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? इसने लोन लेके भी कपड़े नहीं खरीदे, बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गांव के साहूकार से महाजन से किसने कर्जा लेके पैंट शर्ट खरीदा? कोई है क्या? नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना कि पैंट शर्ट खरीदने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ता, बैंक से नहीं लेना पड़ता, प्राइवेट नहीं लेना पड़ता, खेत नहीं बेचना पड़ता। किसी ने मकान गिरवी रखा क्या पैंट शर्ट बनाने के लिए? आज तक नहीं रखा। सोचने वाली बात है, अगर आप आरसीएम का कपड़ा पहनोगे तो क्या कुछ बेचना पड़ेगा जी? नहीं बेचना पड़ेगा। आप कपड़े लोगे और पैसे दोगे, कपड़े घर में आ जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से एक बात बताओ, आपने कपड़े घर में रख लिए, अगर कंपनी भाग गई तो आपका कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा जी, जिन्होंने अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। इसकी किट का कपड़ा भीलवाड़ा के अंदर बनता है, इसके सलवार सूट का कपड़ा, इसकी साड़ियों का कपड़ा सूरत के अंदर बनता है, इसके खाने पीने के आइटम जयपुर के अंदर बनता है, कॉस्मेटिक का सामान सिलवासा के अंदर बनता है। कई हजार करोड़ रुपया का माल अभी हमारे गोदामों में पड़ा हुआ है, कई 100 करोड़ रुपए का माल हमारे ट्रांसपोर्टों पे पड़ा रहता है, कई 100 करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान के डिपो पिकअप सेंटर और आरसीएम बाजार में पड़ा रहता है। आपको 1 रुपए का शैम्पू देने से पहले कंपनी को कई करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये पहली हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर 1 रुपया भी गवर्नमेंट का कर्जा नहीं है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर 1 रुपया भी प्राइवेट फाइनेंस नहीं है। जरा सोच कर बताओ, अगर कंपनी भाग जाएगी तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मिस्टर टीसी छाबड़ा की सड़क पर आ जाएंगे। कंपनी भागेगी क्या जी? भागेगी? भाग सकती है? फिर वही बात आती है, वो सब तो ठीक है, चलो मान लिया नहीं भागेगी, लेकिन मेरे धोनी बने तो? क्यों जी? अगर मेरे धोनी बने तो मैंने कहा यार बन जाएंगे, सबके बन जाते हैं। बोला नहीं मान ले मेरे नहीं बने तो। मैंने कहा यार मेरे को 2 मिल गए, निसार सर जी को 2 मिल गए, लालमणि जी को 2 मिल गए, तेरे को भी मिल जाएंगे। बोला नहीं मान ले मेरे नहीं बने तो। मैंने कहा यार रिश्तेदारों को बताना। बोला मान ले रिश्तेदारों ने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने कहा दोस्तों को बताना। बोला मान ले दोस्तों ने भी मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने कहा यार दुनिया में तेरी इतनी तो इज्जत होगी कि 2 लोग तेरी बात मान ले। बोला मान ले मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है तो। मैं बोला तो एक काम कर, जब तेरी इतनी भी इज्जत नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे यार सीधी सी बात है, जिस आदमी की इतनी भी इज्जत नहीं है उसको मर जाना चाहिए। और गारंटी है मेरी, मरने के बाद 4 मिल जाएंगे, कंधा देने आएंगे। और लिख कर जाना, उन 4 में से 2 आरसीएम में आ जाएंगे। अरे जीते जी अपनी तकदीर नहीं बना सकता, मरने के बाद बच्चों की तकदीर बना के जाओ। बोला चलो ठीक है, मैंने मान लिया, मेरे 2 बन गए, उन दोनों के भी 2-2 बन गए, उन दोनों के भी 2-2 बन गए, उन दोनों के भी 2-2 बन गए। ऐसे तो एक दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग ज्वाइन हो जाएंगे, जो लास्ट में आएगा उसका लोग किधर से आएगा?
अपन अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर चलेंगे, यूपी में और भी डिस्ट्रिक्ट है, बोला मान ले सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ज्वाइन हो गए, पूरा यूपी ज्वाइन हो गया, जो लास्ट में आएगा वो 2 कहां से लाएगा? मैं बोला कोई बात नहीं, अपन यूपी से बाहर चलेंगे, बिहार चलेंगे, झारखंड चलेंगे, पंजाब चलेंगे, हरियाणा चलेंगे, गुजरात चलेंगे, बंगाल चलेंगे, आसाम चलेंगे। बोला मान ले सारे स्टेट के सारे लोग ज्वाइन हो गए, पूरा हिंदुस्तान ज्वाइन हो गया, जो लास्ट में आएगा उसका 2 कहां से लाओगे? अभी अपना ठिकाना नहीं था, अभी पूरा इंडिया ज्वाइन हो गया तो मैं बोला कोई बात नहीं, अपन एशिया में चलेंगे। बोला मान ले पूरा एशिया भी ज्वाइन हो गया तो मैं बोला यार यूरोप पे भी कंपनी पहुंच जाएगी। बोला मान ले पूरा यूरोप भी ज्वाइन हो गया तो मैं बोला अपन अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे चलेंगे। बोला मान ले पूरी दुनिया ज्वाइन हो गई, दुनिया में कोई भी नहीं बचा, जो लास्ट में आएगा ना वो 2 कहां से लाएगा? मैं बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा नहीं हो सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा देखो ऊपर वाले ने दुनिया को बनाया है और ऊपर वाले को दुनिया को चलाना भी है। अगर सारे लोग आरसीएम में आ जाएंगे तो सारे लोग लखपति करोड़पति बन जाएंगे। अरे जब सारे लोग लखपति करोड़पति बन जाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा? बात को समझने की कोशिश करना। आने वाले समय में कुछ लोग आरसीएम में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग लखपति बनेंगे, कुछ लोग करोड़पति बनेंगे और कुछ लोग खाली पत्नी के ही पति रह जाएंगे। लेकिन एक बात की गारंटी है, आने वाले समय में जो लोग आरसीएम कर रहे हैं वो लोग भी कार पे होंगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कार पे होंगे। फर्क सिर्फ इतना सा होगा, जो लोग कर रहे हैं वो कार के पीछे की सीट पे होंगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग ड्राइविंग सीट पे होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो समझने की जरूरत भी नहीं है। आरसीएम नहीं चलेगा। मैंने कहा अब क्यों नहीं चलेगा जी? बोला मान ले लोगों ने हेयर ऑयल लगाना बंद कर दिया तो मैं बोला कोई बात नहीं, लोग क्रीम पाउडर लगाएंगे तो आरसीएम चलेगा। बोला मान ले लोगों ने क्रीम पाउडर लगाना भी बंद कर दिया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग नमक, मिर्च, भुजिया, बिस्कुट खाएंगे तो आरसीएम चलेगा। बोला मान ले लोगों ने फल फ्रूट खा के जिंदा रहना शुरू कर दिया तो मैं बोला कोई बात नहीं, लोग नहाएंगे धोएंगे तो आरसीएम चलेगा। बोला मान ले लोगों ने नहाना धोना भी छोड़ दिया तो देखो ये जो तो होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। जब जिंदगी में तो आ जाती है तो वो नहीं आती जिसका वो सपना देखते हो। जिंदगी में 2 में से एक ही चीज साथ में रहेगी, या तो रहेगा या वो रहेगा। बात समझ में आ रही है? वो को रखना है कि वो को जेब में है कौन? तो वो मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग नहाएंगे धोएंगे तो आरसीएम चलेगा। बोला मान ले लोगों ने नहाना भी छोड़ दिया तो मैंने कहा यार मोबाइल पे बातचीत कर सकते हो तो आरसीएम चलेगी। बोला मान ले लोगों ने बातचीत भी बंद कर दी। मैंने कहा लोग कपड़े धुलेंगे तो आरसीएम चलेगा। बोला तू कपड़े धोने की बात करता है, अगर लोगों ने पैन नहीं छोड़ दिए तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर लोगों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए तो आरसीएम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस सब समाज के लिए है, सब इंसान के लिए है, उस इंसान के लिए है जो कपड़े पहनता है। और दुनिया के अंदर 2 लोगों को कपड़े की जरूरत नहीं होती। 2 लोग कपड़े नहीं पहनते, वो या तो जानवर होता है या पागल होता है। और जानवरों के लिए आरसीएम नहीं है और पागलों के लिए आरसीएम नहीं है। सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दे, सिर्फ इतना बता दो, इन 2 में से तुम किस कैटेगरी में आते हो? बात समझ में आ रही है जी? 2 लोगों के लिए आरसीएम नहीं है, या तो वो 1000 प्रॉब्लम है और तुम मरा नहीं
अगर एक और प्रॉब्लम ले ले आरसीएम 1001 हो जाएगी। अरे जब 1000 में नहीं मरा तो 1001 प्रॉब्लम में भी नहीं मरेगा, मेरी गारंटी है। मरेगा क्या जी? अरे जो 100 किलो के बोझ से नहीं मरा, 2 ग्राम और लाद दोगे तो मर जाएगा? नहीं मरेगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आरसीएम नाम की एक और प्रॉब्लम ले लोगे तो 5 साल अगर 1001 प्रॉब्लम के साथ जी लोगे तो इस बात की गारंटी है 1000 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, खाली एक प्रॉब्लम रह जाएगी, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। कहूंगा आरसीएम का साबुन ले लो, सर्फ ले लो, शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता। क्यों जी? आती है ना। एक बात ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा है? हाथ उठाएंगे जी? कोई है क्या? अमिताभ बच्चन से ज्यादा किसी के पास पैसा है? यस या नो? नहीं है। अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अमिताभ बच्चन से ज्यादा नाम है क्या? अमिताभ बच्चन से ज्यादा नाम भी नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अमिताभ बच्चन जैसा किसी का बेटा है क्या? अमिताभ बच्चन जैसी बहू है क्या? नहीं है। अरे कुछ लोग बोल नहीं रहे, लगता बाकी लोगों की है। यस या नो? नहीं तो हम भी चुप। यस या नो बोलते रहेंगे। अमिताभ बच्चन जैसी बीवी है क्या? नहीं है। अमिताभ बच्चन सुपर स्टार है, यहाँ पर कोई है क्या? नहीं है। सोचने वाली बात है। अमिताभ बच्चन के पास सब कुछ आपसे ज्यादा है और अमिताभ बच्चन टीवी में आता है और क्या बोलता है जी? आज मोला खाओ। अमिताभ बच्चन टीवी में आकर बोलता है च्यवनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती बढ़ाओ। उसको टीवी में बोलने में शर्म नहीं आती है। वो टीवी पे आके बोलता है च्यवनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती बढ़ाओ। आप टीवी से नहीं बोल सकते, आरसीएम की चाय पिलाओ। समझने की कोशिश करना। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती और हमको शर्म आती है। उसके पास शर्म नहीं आती, इसीलिए उसके पास पैसा आता है, और हमको शर्म आती है, इसीलिए हमको हमारे पास नहीं आता है। उसको शर्म नहीं आती, उसको सफलता मिलती है, हमको शर्म आती है, इसीलिए हमको सफलता नहीं मिलती। बात समझने की कोशिश करना। अभी देखो, लोग बोलने का पैसा लेते हैं, वो एक्ट करते हैं, पैसा ले जाते, और हमको एक्ट करने में शर्म आती है। बात को समझने की कोशिश करना। एक खूबसूरत सी लड़की टीवी पे आती है। अभी मैं एक बार टीवी देख रहा था, वैसे मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, अब ये तो मेरे को नहीं पता, मैं उसमें एड देख रहा था, क्योंकि ये तो टीवी में आजकल पता ही नहीं चलता है कि पिक्चर के बीच में ऐड आता है कि ऐड के बीच में पिक्चर आती है। ये तो पता नहीं चलता है ना जी। तो मैं ऐड देख रहा था, एक खूबसूरत सी लड़की आती है टीवी पे, खूबसूरत सी लड़की आती है, उसका ज्यादा नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो बोलती है मेरी खूबसूरत त्वचा का राज साबुन है। साबुन का नाम नहीं ले सकते ना, उस साबुन वाले मेरे को पैसा नहीं देते, जो ऐड करने का देते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं। बोलती है मेरी सुंदरता का राज साबुन है जी। एक बात बताओ, थोड़ा आप खड़े होंगे जी, सफेद टोपी लगाए हैं, साबुन लगाते हैं जी? लगाते हैं। कितने साल से लगा रहे हैं जी? 8 साल से लगा रहे हैं। 8 साल से ये साबुन लगा रहे हैं जी। एक बात ईमानदारी से बताओ, उस लड़की की खूबसूरत त्वचा हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई जी? क्या साबुन कंपनी वाले से आपकी दुश्मनी है क्या? कोई खानदानी अदावत है जी? है जी? उसकी हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई जी? देखिए सर जी, हम बताते हैं, बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जब साबुन लेने जाते हैं तो इनकी जेब से 14 रुपया जाता है और उसकी जेब में 14 करोड़ पहुंचता है। ये काले हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं, और मैं उनको ग्रेट बोलता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बात को समझने की कोशिश करना। मेरा एक दोस्त है, मैं जब भी उसको फोन करता हूँ, बोलता हूँ और यार कैसे हो, क्या चल रहा है, तो बोलता बस कट रही है। क्या बोलता है जी? कट रही है। जब भी उसको फोन किया बोला कट रही है।
मैंने अभी उनको फोन किया था दीपावली पे, मैंने बोला और यार क्या है, रात को 11 बजे, तो बोला कट रही है। मैंने कहा क्या कट रही है, रात को 11 बजे सब्जी कट रहा है क्या? बोला नहीं बिस्तर पे हूँ। मैंने कहा बिस्तर पे क्या कट रहा है? बोला कट रही है। सोचने वाली बात है। बोला जिंदगी कट रही है। सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है और उसके बाद भी लोग कहते हैं कट रही है। काटने के लिए भेजा है क्या जी? लेकिन कट रही है। एक मेरा और दोस्त है, उसको जब भी फोन करता हूँ बोलता गुजर रही है। मैं बोला और क्या हाल चाल है? बोला गुजर रही है। नए साल पे उसको फोन किया, बोला हैप्पी न्यू ईयर, और क्या हाल चाल है? बोला गुजर रही है। 15 साल का, मैं 15 साल पुरानी दोस्ती है उससे, बचपन का दोस्त है। बोलता है गुजर रही है। मेरे कहा पिछले 15 साल से कह रहे हो गुजर रही है, गुजर रही है, गुजर क्यों नहीं जाते? 15 साल से गुजर ही नहीं पाए। साइनाइड खा लो, 2 मिनट में बदल जाओ। बात को समझना, लोगों की गुजर रही है, कट रही है, गुजार रहे हैं, इकट्ठे गुजरने वाले हैं, को गुजर रही है। और फिर भी लोग कहते हैं क्या आरसीएम करना जरूरी है? जरूरी है जी? नहीं, मजबूरी है। क्योंकि लोगों की कट रही है, हमको काटनी नहीं है। लोगों की गुजर रही है, हमको गुजारनी नहीं है। वो कैसे दिखते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने को झकास रहना है, अपने को बिंदास रहना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हावड़ा में रहते थे। हावड़ा में हम सारे लोग पैदा हुए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मेरी मदर फाइनेंसर है। हम लोग अभी आज की तारीख में इटावा में भी मेरा घर है। मेरे दादाजी रॉयल फैमिली से थे और हम लोगों ने जिंदगी में जब मैं दुनिया के अंदर आया था तो मैं ऐसा ही आया था जैसा आपको दिखता हूँ। बात समझ में आ रही है जी? और क्योंकि मैं इस देश से बाहर भी रहा हूँ, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी हिंदुस्तान से बाहर गुजरी है। मैंने हिंदुस्तान में आकर हिंदी को भी सीखा है। मैं बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलना लगभग 2 साल से जानता हूँ। मैं टूटी फूटी बोलता हूँ, बहुत सारे शब्द मैं हिंदी के नहीं बोल पाता हूँ। अगर आपको दिक्कत होगी मेरी बात को समझने में तो आप बता देंगे, ठीक है ना जी? मुझे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्यों ना समझेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी जी सर? तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि लोग जिंदगी के साथ समझौता करते हैं, लोग जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, और लोग जिंदगी के साथ समझौता कैसे करते हैं जानना चाहते हो जी? सारे लोग, कितने लोग जानना चाहते हो जी? सारे लोग जानना चाहते हो? ओके सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर 95% यंग लोग, उनकी एज 18 साल से 25 साल है। 95% लोग अगर उनके पास मोटरसाइकिल है तो सिर्फ 2 ही कारण है, या तो उनके पापा ने दी है या उनके पत्नी के पापा ने दी है। सही बोला। देखो राजा पात्र में ऐसा नहीं होता है, हमारे इधर ऐसा होता है। 2 ही कारण है, या तो अपने पापा देते हैं या पत्नी के पापा देते हैं, ठीक है ना जी? और अभी क्या होता है कि जब नई नई मोटरसाइकिल मिलती है, नई नई शादी होती है तो नई नई मोटरसाइकिल मिलती है। अभी लोग जिंदगी के साथ समझौता कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी नई नई मोटरसाइकिल मिली, नई नई शादी होती है, अपन मोटरसाइकिल में आगे बैठते हैं और अपनी लाइफ को पीछे बिठाते हैं। लाइफ मतलब समझते हैं जी? लाइफ मतलब समझ में आ रही है ना जी? लाइफ मतलब जान, मेरी जान। देखो अभी शादी नहीं हुई पर एक्सपीरियंस है। जब नई नई शादी होती है तो सबको जान ही दिखाई देती है, ठीक है ना जी? अभी अपन आगे बैठते हैं और अपनी लाइफ को पीछे बिठाते हैं और उसके बाद जिंदगी में एक ही गाना चलता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बहुत मस्ती से जिंदगी चल रही होती है और 2-3 साल गुजर जाते हैं, एक नया आइटम दुनिया में आ जाता है। नया आइटम समझ में आ रही है जी? सारे लोगों को आ रही है जी? एक नया आइटम दुनिया में आ जाता है। अभी थोड़ा सा सीन बदलता है और सीन के साथ सॉन्ग भी बदलता है। अभी अपन आगे बैठते हैं
को बीच में बिठाते हैं और लाइफ हो जाती है। क्या होती है जी? लाइफ हो जाती है। और लाइफ के बाद वाइफ हो जाती है। वाइफ को पीछे बिठाते हैं और उसके बाद जिंदगी में एक ही गाना चलता है, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। अभी है कि नहीं है, लेकिन 100 साल पहले लिखा गारंटी है। और अभी थोड़ा सा जिंदगी में और परिवर्तन आता है, 2-3 साल और गुजरते हैं, पहला वाला आइटम बड़ा हो जाता है और दूसरा वाला दुनिया में आ जाता है। और आप क्या करते हैं? देखो लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करना। पहले वाले आइटम को टंकी पे बिठाते हैं, फिर अपन बैठते हैं, फिर दूसरे वाले आइटम को बीच में बिठाते हैं और पत्नी हो जाती है। क्या हो जाती है जी? पत्नी हो जाती है। पत्नी को बोलते हैं ऐसा कर, आधा सीट पे आधा कैरियर पे। एडजस्टमेंट करते हैं लोग। और उसके बाद जिंदगी में एक ही गाना चलता है, जाने कहाँ गए वो दिन। गलत तो नहीं बोलना जी, बहुत सारे लोगों को सीधी आना हो तो जी। लेकिन कुछ समय और गुजरता है, 1-2 साल गुजरते हैं और 1-2 साल बाद क्या होता है कि जो पहला वाला आइटम रहता है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको टंकी पे बिठाते हैं और बोलते हैं बेटा मुंडी टेढ़ा करके बैठ। बात समझ में आ रही है? अपन पीछे बैठ के चलाएंगे, अगर वो मुंडी सीधा रखेगा तो पीछे से आगे दिखेगा नहीं। बोलते बेटा मुंडी टेढ़ा करके बैठ, फिर अपन बैठते हैं, फिर दूसरे वाले आइटम को बिठाते हैं, फिर फैमिली हो जाती है, उसको बोलते हैं ऐसा कर, आधा सीट पे आधा कैरियर पे, और तीसरे वाले को कस के पकड़ेगा। गलत नहीं है। और उसके बाद जिंदगी में जो गाना चलता है वो हमेशा चलता है, वो पूरी जिंदगी भर चलता है। और तब तक चलता है जब तक ऊपर से कंफर्म रिजर्वेशन का टिकट नहीं आया। पता है जी क्या चलता है? उसके बाद जिंदगी में एक ही चीज चलता है कि मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा गुजरा जमाना। आ रहा है जी? देखो बात को समझने की कोशिश करना। लोग जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, लोग जिंदगी के साथ समझौता करते हैं, लोग जिंदगी के साथ जीते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। जब मोटरसाइकिल की जरूरत थी तब मोटरसाइकिल थी, जब कार की जरूरत थी तभी भी मोटरसाइकिल है, और जब मिनी बस की जरूरत है तभी भी मोटरसाइकिल। लोग जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, लोग जिंदगी को काट रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करना। लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लोग समझौते कर रहे हैं, और उसके बाद भी कहते हैं क्या आरसीएम करना जरूरी है? क्यों जी? सारे लोग जिंदा हैं क्या? हम समझे कि सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। देखो यार, बोलते चालते लोग हैं ना, तो मेरे को लगेगा जिंदा हो जाता है, उसके बाद आलू को छांटा जाता है। बड़ा आलू एक तरफ, मीडियम आलू एक तरफ, और एकदम छोटा छोटा छर्री आलू एक तरफ। ठीक है ना जी? और उनको बाजार में बेचते थे। लेकिन उसी गांव में एक किसान था, जब सारे लोग आलू छांट के तैयार होते थे तब तक वो अपना आलू बाजार में बेच के घर आ जाता था। सारे किसान बड़े परेशान कि ये अपना आलू इतनी जल्दी छांट कैसे ले लेता है, जबकि खोदने हम लोगों के साथ ही जाता है, एक साथ खोद के लाता है, फिर ये छांट कैसे बेच के कैसे चलाता है। सारे किसान उस किसान के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया एक बात बताओ, तुम्हारा आलू इतनी जल्दी छट कैसे जाता है? वो बोलता है जी मैं कुछ नहीं करता, मैं आलू को खोदता हूँ, बैलगाड़ी में लाता हूँ और गांव की सबसे खराब सड़क से होते हुए बाजार में जाता हूँ। और जब बैलगाड़ी हिलती डुलती है, बहुत सारे झटके लगते हैं, बहुत सारे झटके लगते हैं, तो उन दोषियों में क्या होता है, बड़ा बड़ा आलू सबसे ऊपर आ जाता है, मीडियम आलू बीच में आ जाता है और छोटा आलू सबसे नीचे चला जाता है। बात को समझने की कोशिश करना। सेम आरसीएम
जब बुरा वक्त आता है, बुरी परिस्थिति आती है, कठिन से कठिन दौर आता है, कठिन से कठिन हालात आते हैं, जो लोग लड़ते रहते हैं, जो लोग करते रहते हैं, वो लोग आरसीएम में रॉयल्टी, टेक्निकल और रूबी स्टार पे जाते हैं। और जो लोग रुक जाते हैं, जो लोग थम जाते हैं, वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, इस देश को छोटे आलू टाइप के लोगों की जरूरत नहीं है, इस समाज को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार से पूछ लेना, छोटे आलू टाइप के लोगों की जरूरत नहीं है, तो आरसीएम को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। उन लोगों का बिजनेस नहीं है जिनके पास दिल्ली नहीं है, आरसीएम उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास कलेजा है। बात समझ में आई है जी? पहली बार आप लोगों से मुलाकात है, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें जी, थोड़ा सा। कितने लोग जानना चाहेंगे जी? पहली मुलाकात है, क्यों सर जी, अपनी भी डिटेल हो जाए, क्योंकि पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में एक बात परिचय पूर्ण होना चाहिए। क्यों जी? मैं आपको बता दूं, मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा में पैदा हुआ था, मैं जैसा दिखता हूँ, मैं दुनिया के अंदर ऐसा ही आया था। और जब मैं दुनिया के अंदर आया था, उसके बाद से दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, दुनिया में कई देशों के डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, और मेरा 9 साल तक मेरी जिंदगी हॉस्पिटलों में बीती। और उसके बाद मैं अपने घर पे आया था, जब सारे डॉक्टर ने इस बात को मना कर दिया कि नहीं ठीक कर सकते, उसके बाद मैं अपने घर पे आया था। मैं दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान था, और शायद मेरे जैसा नेगेटिव इंसान दुनिया के अंदर नहीं था। मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचता था, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचता था, और इतना नेगेटिव सोचता था कि आज मैं बता नहीं सकता। मैं हर चीज को ना बोलता था, मैं हर चीज को ना जानता था, लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने मम्मी डैडी को, जिन्होंने मेरे को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, मेरे दादी बाबा को, जिन्होंने बहुत कोशिश की मेरे को पढ़ाने की, और बहुत सारी कोशिश की। और मैं थैंक्स बोलता हूँ उस टीचर को जिसने मेरे को पेन पकड़ना सिखाया था, और आज भी हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। मेरे डैडी से जब मेरे को बोलते थे स्कूल में जाना है, तो मैं बोलता था मैं नहीं पढ़ सकता। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही बात बोली थी, कुछ नहीं करना है, आपके टीचर जो कहते हैं सिर्फ वही करते रहो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, बोले वो वही काम बोलेंगे जो आप कर सकते हो, वो ऐसा कोई भी काम नहीं बोलेंगे जो आप नहीं कर सकते हो। बात को एक मैं आपको और बता दूं बात कि 9 साल तक जब मैं हॉस्पिटलों में रहता था, मेरे को दुनिया के सिर्फ 3 रिश्तों के बारे में पता था। मेरे को पता था एक डॉक्टर होता है, मेरे को पता था एक नर्स होती है, मेरे को पता था कि डॉक्टर और नर्स से पेशेंट का रिश्ता होता है, और तीसरा रिश्ता मेरे को पता था कि एक दोस्ती होती है। 3 ही रिश्ते मेरे को पता थे, लेकिन घर आने के बाद बहुत बात मैंने जाना कि मम्मी भी होते हैं, डैडी भी होते हैं, दादाजी भी होते हैं, दादी जी भी होते हैं, और दुनिया के बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं। दुनिया में 9 साल बाद मैंने जाना। जब मैं स्कूल जाता था तो जो मेरे टीचर कहते थे मैं करता था, जो मैं आज भी थैंक्स बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ फॉलो किया जो वो बोलते चले गए, और मैं पढ़ता चला गया। लेकिन मेरे अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी नहीं गई, मैं बहुत सारा नकारात्मक बातें सोचता था, मैं बहुत ज्यादा नो सोचता था, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। बात को समझने की कोशिश करना। एक बार मेरे घर में सफाई हो रही, और उसमें बहुत सारे सामान घर से बाहर रखे होते, और एक टेबल पर एक बहुत खूबसूरत डायरी रखी थी, बहुत ही खूबसूरत डायरी थी। और बस उस डायरी को देखकर मैं यूं ही उसके पन्ने को पलटने लगा। मेरे डैडी की डायरी थी, और मैं उसको पढ़ने लगा। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उस डायरी में एक डेट थी 15 फरवरी। 15 फरवरी उसमें डेट लिखी हुई थी, और मैंने उस पन्ने पर मेरे डैडी ने लिखा था कि कल डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी है, मेरा पहला बेटा दुनिया में आने वाला है, और जब मेरा बेटा दुनिया में आएगा मेरा 2 ही सपना है, या तो मैं उसे बहुत बड़ा बिजनेस
बिजनेसमैन बनाऊंगा, मेरे से भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा या फिर वो पायलट बनेगा। ये मेरे डैडी का सपना था। जब मैंने उस पन्ने को पलटा, उसमें अगली डेट लिखी हुई थी। अगले पन्ने पे सिर्फ एक बात लिखी हुई थी, सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि आज मेरा सपना टूट गया। क्या लिखा था जी? आज मेरा सपना टूट गया। पहली बार जिंदगी को एहसास हुआ कि जब मैं दुनिया में आया था तो मेरे डैडी का सपना टूटा था। जिंदगी में पहली बार जाना कि जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है या नहीं रोता ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात पता चली कि जब मैं दुनिया में आया था तो मेरे डैडी ने रोया था, मेरे मम्मी ने रोया था। जो लोग मेरे को प्यार करते हैं उन लोगों ने भी रोया होगा। पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ था। और मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी दोस्त से बोला कि एक मेरे डैडी ने डायरी में बात लिखी हुई थी। आज मैंने महसूस किया, आज मेरे को लगता है कि मेरे को दुनिया में आना नहीं चाहिए था। मैं आज सोच पाया इस बात को। मेरे दोस्त ने मेरे को एक बात बोली थी, यार अगर तुम चाहो तो तुम्हारे डैडी ने उस दिन तुम्हारे लोगों ने रोया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो जिंदगी में वो वक्त भी आ सकता है कि दुनिया में तुम्हारे आने पर भी लोग रोए थे, लेकिन तुम्हारे जाने पर भी लोग रोएंगे। मैं सच कहता हूँ, उस दिन के बाद मेरे दिमाग की सोच बदलनी शुरू हुई। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि मैं पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन में मन लगाया और उसके बाद मैंने सेल्स की ट्रेनिंग ली, मैंने प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग ली, मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। कुछ लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ और मेरे को आरसीएम में किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करवाया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और उसके बाद मैंने आरसीएम में ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर मैंने आरसीएम को करना भी शुरू किया और मैं सच कहता हूँ, आज मैंने अपने डैडी से एक ही प्रॉमिस किया था कि सफलता की जिन बुलंदियों को छूने को लोग तरसते हैं, सफलता की उन बुलंदियों पर आज मैं कदमों के निशान छोड़ जाऊंगा। मानते इस बात को जी? जानते सारे लोग हैं, मानते भी सारे लोग हैं, पर करते सारे लोग नहीं। करते नहीं है सारे लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मैं बिजली साहब का प्रोग्राम देख रहा था और बिजली साहब ने एक बात बोली थी कि अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो एक काम करो। अगर आपको दूध बहुत अच्छा लगता है, आपको खाना खाने के बाद दूध की जरूरत पड़ती है, बिना दूध पिए आप सो नहीं सकते हो, तो आज एक काम करो, आज कसम खा लो, तब तक दूध नहीं पिएंगे जब तक रॉयल्टी नहीं आ जाएगी। बात को समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा था जो चीज आपको सबसे प्यारी लगती है, आप कसम खा लो कि उस चीज को उस दिन तक नहीं छुओगे जब तक आपको कोई पिन नहीं मिल जाती, आपको रॉयल्टी टेक्निकल नहीं मिल जाता, कुछ नहीं मिल जाता। बात को समझने की कोशिश करना। मैंने भी एक बात को सोचा था, और मैंने अपने सर जी को बोला था, अपनी ग्रेट अपलाइन को बोला, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि सर जी उस दिन तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे को एमआरआई स्टार नहीं आ जाएगा। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे अपना घर लगता है। बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात को ध्यान से अपने दिमाग में नोट कर लेना, चाहे कॉपी पे नोट कर लेना, चाहे दिल में नोट कर लेना, लेकिन आज मेरी बात को नोट कर लेना कि बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है। बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है। बद से बदतर हाल में तकदीर बदल सकती है। मानता हूँ किस्मतें, मानता हूँ मैं खुदा, किस्मतें लिखता है मगर, मानता हूँ मैं खुदा, किस्मतें लिखता है मगर, आदमी अगर चाहे ले तहरीर बदल सकती है, तहरीर बदल सकती है, तहरीर बदल सकती है। बात को समझने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है जी? 100% आ रही है जी? आगे
जो लोग फंसे नहीं है जी, अब वो लोग बोलेंगे आरसीएम में फंसना चाहिए जी, है जी? कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? थोड़ा ईमानदारी हाथ उठाने से पहले सोच लेना, क्योंकि सर जी ने पूरी इजाजत दे दी, खूब ढंग से छुपाई थी। क्यों जी? तो सर जी सोच समझ के आना चाहिए कितने लोगों ने पढ़ी है। जीतने वाले ने कुछ नया नहीं करते हैं, काम को नए ढंग से करते, किसी ने पूरा उठाया, किसी ने आधा उठाया। अच्छा, आधा पड़ा है, वो आधा उठाया, पूरा आपका बिजनेस है। और ये बिजनेस 8-9 साल बाद का बिजनेस है। 8-9 साल बाद आपको एक आम आदमी को, एक रिक्शा चलाने वाले को भी, एक करोड़पति आदमी को भी ये बिजनेस समझ में आने लगेगा। अभी समझाने के लिए सेमिनार करना पड़ता है और उसके बाद सेमिनार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद लोगों को समझाने के लिए सेमिनार नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को इतना बड़ा आयोजन नहीं करना पड़ेगा, इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार एमएल विशाल साहब बोलेंगे कि आपके राजा पाकर में बीसी छाबड़ा साहब का प्रोग्राम होगा, आपके राजा पाकर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होगी और वहाँ पर आप उनका प्रोग्राम देख सकोगे। ये अच्छा बिजनेस है। आने वाले समय में आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सिर्फ बात की गंभीरता को समझो। आने वाले समय में आज जब आरसीएम मोबाइल दे सकता है, आज जब आरसीएम कंप्यूटर दे सकता है, आज जब आरसीएम दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां आरसीएम से हाथ मिला सकती है, तो क्या वो दिन दूर है जब आरसीएम का खुद का चैनल होगा? दूर है क्या? दूर नहीं है। और एक दिन आरसीएम का चैनल लगाओगे और मुकेश कोठारी साहब का चैनल चला होगा बॉम्बे में, और देख कहां पर रहोगे? घर पर। एक दिन बीसी छाबड़ा साहब गुवाहाटी में कर रहे होंगे, आप देख कहां रहोगे? अरे हम आने वाले समय में हर वो बहाना खत्म कर देंगे जिसके कारण कोई भी हिंदुस्तानी पीछे रह जाए। अरे मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को भी टाइम नहीं है घर में आने का, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे के बाद घर में क्या करते हो जी? है जी? सोते हैं। 10 बजे के बाद मत सोना। 1 घंटे का सेमिनार पहले आपके टीवी पर आएगा। आरसीएम का कोई ना कोई लीडर बोलेगा, अपने दोस्तों को फोन कर देना, या घर में तो सोते हो, 1 घंटा उठ के प्रोग्राम देख लो। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हम लोग हवा वाली बात कर रहे हैं। हवा वाली बात लगती है, आज लगती है। जब बीसी छाबड़ा साहब कपड़ा लेकर आए थे, मैं इस कंपनी में, जब मैं कंपनी में विजिट करने जाता हूँ, तो अक्सर मेरा एक और काम है कि मैं महीने में एक बार उस समय कंपनी में जाता हूँ जब वहाँ पर भीड़ नहीं होती है। मैंने एक बार डीसी छाबड़ा जी से मुलाकात की और डीसी छाबड़ा जी से बहुत सारी में बात किया, तो मैंने सर जी से बात पूछी। मैंने कहा सर जी एक बात बताओ, क्योंकि मैं भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर था। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की एक चाहत होती है कि सर जी अब क्या लॉन्च करने वाले हो? ये तो पूछते हैं आप क्या आने वाला है? मैंने भी सर से पूछा, सर जी एक बात बताइए, अब आपके और क्या आने वाला है? तो पता है मेरे को आंसर क्या मिला था? जानना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे को एक आंसर दिया था आज से 1.5 साल पहले। एक आंसर दिया था, एक इंसान होने के नाते जो भी आपकी जरूरत है वो आरसीएम पूरी करेगा, और एक बिजनेसमैन होने के नाते जितनी भी आपकी जरूरत है वो भी आरसीएम पूरा करेगा। और क्या चाहिए? साधु जी, आज तक किसी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात बताई, लेकिन मैं आपको आज सिखाने नहीं आया। आज हमारी पहली मुलाकात है, और जो टीचर पहली मुलाकात में सिखाने लगता है ना, उससे स्टूडेंट लोग पढ़ते नहीं। ठीक है ना? जब दोबारा आएंगे तो लोग कहेंगे सेमिनार तक देखना है, ट्रेनिंग में तो बिल्कुल नहीं बैठना है। सही है ना? तो आज मैं आपको महसूस कराने आया हूँ, पहले उस चीज को महसूस करो और उसके बाद आप आरसीएम को कर पाओ, दिल से, दिमाग से और आत्मा से। तो मैंने वहाँ पर मिश्रा जी से मुलाकात की, बीके मिश्रा जी। मैंने उनसे पूछा, मैंने अशोक
अशोक श्रीवास्तव जी से बात की, उसके बाद मैंने अनूप गौड़ जी से बात की, मैंने अशोक दीक्षित जी से बात की, और सारे लोगों से जब मैंने बात की तो पता है मेरे को आरसीएम के बारे में क्या बताया गया? बता देगी। मेरे को बताया उन सारे लोगों ने जो बात बताई थी अलग अलग, मैं आपको टोटल उसका बता देता हूँ क्या थी। उन्होंने बोला था कि टीसी छाबड़ा जी ने जब बोला कि ऐसे ऐसे हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने अपने भाइयों से बात की, तो पता है उनके भाइयों ने भी मजाक उड़ा दिया। किसने दी? भाइयों ने भी मजाक उड़ा दिया। बोले अरे ऐसा नहीं होता है, घर में जब बात की तो बोले इतना अच्छा खासा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का काम चल रहा है, अमेरिका जैसे देश में हमारा कपड़ा निर्यात होता है, आज हम भारत की टॉप 10 कंपनियों में एक है, शूटिंग्स में टॉप 10 में एक है, और दिमाग खराब है ये सब करने का। उन्होंने भी घर से विरोध था। कहां से शुरुआत हुई विरोध का? घर से, और घर से ही होती है। जिसके रास्ते में कांटे घर से बिछाए जाते हैं, यकीन मानो उन कांटों को झेल लेना, ये दुनिया आकर उन कांटों को हटा लेगी, उनकी जगह फूलों को बिछा देगी। बोला मेरे को करना है, मेरे को करना है, और मैंने जो सोचा है ऐसा हो सकता है। जब दुनिया में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? काफी उन्होंने बात की, और जब उन्होंने बीसी छाबड़ा साहब से बात की तो बीसी जी ने पता क्या बोला? अब नहीं मानते हो तो चलो हम तुम्हारा सहयोग कर देंगे। क्या बोला जी? नहीं मानते हो तो हम तुम्हारा सहयोग कर देंगे। और जितने उनके ऑफिस के वर्कर थे वो लोग आपस में यही बोलते थे, लगता है टीसी साहब का फिर गया है। क्या जी? माथा। जब भी कोई नया काम करता है, कोई नया काम करता है, कोई ऐसे काम को करने की तैयारी करता है जिसको दुनिया नहीं समझती, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया उसको दुनिया ने पागल कहा, जिसने बल्ब को बनाया उसको दुनिया ने बेवकूफ कहा, जिसने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया उसका लोग नाम भी नहीं जानते, जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। बात को समझने की कोशिश करना, उन लोगों को बेवकूफ और पागल कहा जाता है जो दुनिया के अंदर नया आविष्कार करते हैं। और आरसीएम हिंदुस्तान के अंदर टीसी छाबड़ा साहब का आविष्कार है। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के उसी ऑफिस में जहां आज आप जाते हो जी, वहीं पर वो ऑफिस का एक उद्घाटन किया गया। और शहर के, चूंकि वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, छाबड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक बहुत सम्मानित परिवार था हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारे बिजनेसमैनों को भी बुलाया गया और उसका नारियल फोड़ा गया। और सबसे पहले ज्वाइन पता किसको करवाया गया है जी? उस ऑफिस के केसी छाबड़ा, बीसी छाबड़ा, वो सबको मजबूरी थी, क्या मालूम अपना पैसा भी ना दिए हो। बहुत सारे भाई लोग घर में ज्वाइनिंग करवा देते हैं जी। आपकी वाइफ ज्वाइन है? पैसा वाइफ ने दिया था कि आपने? शायद ऐसे ही सिस्टम हो, ठीक है ना जी। बहरहाल उस ऑफिस के लोगों को ज्वाइन करवाया गया जबरदस्ती, और ऑफिस वालों ने इसलिए ज्वाइन किया कि नौकरी करनी है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। गलत तो नहीं बोला ना साहब? ये उन लोगों के शब्द थे जो लोग वहां पर आज भी हैं। और उसके बाद आरसीएम की शुरुआत हुई साहब, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। और सर 6 पैंट के कपड़े थे, कितने थे जी? 6 पैंट के पीस से बिजनेस शुरू हुआ। और जब बिजनेस शुरू हुआ एक बड़ा अच्छा खासा ग्रुप बना। और पता है क्या होता था? कभी कभी बीसी छाबड़ा जी का भी चेक 0 हो जाता था। क्यों? क्योंकि हर महीने लोग ज्वाइन नहीं हो पाते थे, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और एक समय ऐसा आया जब सारे लोगों ने हथियार डाल दिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक इंसान ने उस वक्त भी हथियार नहीं डाले, उसको कहते हैं टीसी छाबड़ा जी। क्योंकि उनका मानना था कि इंसान अगर चाहे तो तहरीर बदल सकता है। भले खुदा किस्मत लिखते हैं लेकिन इंसान लिखे हुए को बदल सकते हैं। ये इंसान के अंदर काबिलियत होती है, बस आपको पहचानने की जरूरत है।
बात को समझने की की एनिवर्सरी की सीडी देखी है किसी ने जी? है जी? किसी ने देखी है जी? दिखाने लायक कुछ ऐसा नहीं था जो हम आज दिखा सकते, बस इतना था। पहला सेमिनार, पहला जो इसका एनिवर्सरी था भीलवाड़ा में मनाया गया, बिजनेस उठ रहा था, गिर रहा था, सारे लोगों से बाहर में जाना, और दुनिया का सबसे कठिन काम आज आपको करना है, दुनिया का सबसे कठिन काम आपको करना है। और अगर ये काम आप कर लोगे तो इस बात की गारंटी है, चाहे हमारी आपकी मुलाकात अगर 1 साल बाद भी होगी, चाहे 6 महीने बाद होगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आज आपका जो भी बिजनेस है उससे कम से कम वो बिजनेस जितना भी आपका है उससे कम 10 से 20% जरूर बढ़ जाएगा। 100% 10 से 20% जरूर बढ़ जाएगा, इस बात की गारंटी है अगर फॉलो करोगे तो। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, लिख लेते हैं, वो डाउनलाइन नहीं आई है उसको सिखा देगा, ऐसा भी लोग करते हैं। डाउनलाइन को सिखाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, पहले मैं आपको सीखने के लिए बोल रहा हूं। पहले कोई भी चीज है पहले आप करोगे, मैं आपको सिखाने नहीं आया। आपको निसार सर जी ने कुछ भी नहीं सिखाया आज तक 4 साल में, क्योंकि वो भी बोलते हम सीख रहे हैं, हम भी बोलते हम सीख रहे हैं, बीसी छाबड़ा साहब भी बोलते सीख रहे हैं, सुरेंद्र साहब भी बोलते सीख रहे, मुकेश कोठारी भी बोलते सीख रहे। यार जब सारे के सारे स्टूडेंट हैं तो मास्टर तो कोई है ही नहीं ना। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सिखा सकता है क्या? नहीं, सिर्फ बता सकता है। और आपको इस बिजनेस में सिर्फ इतना करना